हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में दो मुख्य राजनीतिक दल हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें एक बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। बीजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार चला रही है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए इन दोनों ही पार्टियों के पास कोई अपना प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी ने जहां हरियाणा लोकहित पार्टी से गोविंद कांडा को ऐलनाबाद का प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने साल 2014 और 2019 में ऐलनाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल पर भरोसा जताया है। दोनों ही पार्टियां हरियाणा में जनहितैषी होने का दावा करती हैं, साथ ही अपनी पार्टी की विचारधारा को भी बेहतरीन बताने का डंका बजाती हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो कुछ और ही नजर आता है। ऐसे में इस बार भी जनहितैषी होने का दावा और पार्टी की विचारधारा बेईमानी सी नजर आ रही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की बीजेपी सरकार के भी 7 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में हाल ये है कि बीजेपी को दूसरी पार्टी से प्रत्याशी बुलाना पड़ रहा है और ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस जिस पवन बेनीवाल को बीजेपी प्रत्याशी होने के नाते हमेशा निशाने पर रखती थी, वो पवन बेनीवाल आज कांग्रेसी विचारधारा के हो गए हैं। वहीं गोविंद कांडा अपनी खुद की हरियाणा लोकहित पार्टी से 2 बार रानिया का चुनाव लड़ चुके हैं और अब बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना लिया है। तो क्या 5 दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाले गोविंद कांडा बीजेपी पार्टी के हो गए हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी आयत किए हैं। कांग्रेस पूर्व बीजेपी प्रत्याशी पवन बेनीवाल को टिकट देने वाली है और बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। तो राष्ट्रीय पार्टियों के पास उम्मीदवारों का टोटा है या दूसरी पार्टियों से आए प्रत्याशियों पर इस बार जोर आजमाइश जो की जा रही है वो कामयाब होगी। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा पार्टी ने कर दी है? आयतित प्रत्याशी पार्टी की मूल विचारधारा में समायोजित हो पाएंगे और चुनाव का मकसद क्या केवल जीत हासिल करना रह गया है? साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आयतित प्रत्याशी इनेलो के गढ़ में क्या सेंध लगा पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम आज कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। तो कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी पवन बेनीवाल पर दांव खेला है और वहीं बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतार दिया है। तो प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। उपचुनाव बेहद नजदीक हैं। और उसी को लेकर कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी आयत किए हैं। कांग्रेस पूर्व बीजेपी प्रत्याशी पवन बेनीवाल को टिकट दे रही है, वहीं बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतार दिया है। 5 दिन पहले बीजेपी में गोविंद कांडा शामिल हुए थे। 30 अक्टूबर को ऐलनाबाद उपचुनाव होगा। दो नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। तो क्या राष्ट्रीय पार्टियों के पास उम्मीदवारों का टोटा है? दूसरी पार्टियों से आए प्रत्याशियों पर आखिर जोर आजमाइश क्यों की जा रही है? पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा कर दी गई? आयतित प्रत्याशी पार्टी की मूल विचारधारा में समायोजित हो पाएंगे? हाशिए पर दोनों पार्टियों की विचारधारा पहुंच गई है। तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम आज कोशिश करेंगे। तो 30 अक्टूबर को ऐलनाबाद का उपचुनाव है। 2 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।
तो कांग्रेस पूर्व बीजेपी प्रत्याशी पवन बेनीवाल को टिकट दे रही है। बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। तो इस बार दूसरे पार्टियों से आए प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जोर आजमाइश कर रही हैं। तीस नवंबर को एलनाबाद उपचुनाव होना है। 2 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी आयत किए हैं और उसी को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों ही पार्टियों ने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर दी है और बाहर से आए प्रत्याशियों पर इस तरीके से विश्वास जताना किस हद तक सही है। तो एलनाबाद उपचुनाव के अखाड़े में ज्यादा समय अब नहीं बचा है। 30 अक्टूबर को एलनाबाद का उपचुनाव होगा। 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे, वोटों की गिनती होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी आयत किए हैं। कांग्रेस पूर्व बीजेपी प्रत्याशी पवन बेनीवाल को टिकट दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। पांच दिन पहले बीजेपी में गोविंद कांडा शामिल हुए थे, जिन्हें मैदान में उतार दिया गया है। तो कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। वहीं सुरेश रौर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल हुकुम सिंह भाटी जी आपसे होगा। जिस तरीके से उपचुनाव बेहद नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है और 5 दिन पहले अगर बात की जाए तो गोविंद कांडा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अब उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। क्या ये पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी उपेक्षा नहीं है? देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो ये उपेक्षा का सवाल नहीं पैदा होता। पार्टी जो कैंडिडेट चुनाव को जीत सकता है, जो वहां की, क्योंकि चुनाव में केवल और केवल एक ही पैरामीटर नहीं है कि भाई कार्यकर्ता का अर्थ तो जो पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर ली वो कार्यकर्ता है। हमारे गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। एक बात तो ये भी हमने कोई मतलब वो भाजपा में नहीं, उन्होंने भाजपा बाकायदा ज्वाइन किया और हमने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। इसलिए उपेक्षा की कहीं कोई बात नहीं आती है। जो समीकरण के हिसाब से जो उस इलेक्शन को जीत सकता है, हमें लगा कि गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की टिकट पर जीत सकते हैं तो वो हमारे कैंडिडेट है, इसलिए कोई उपेक्षा का इसमें सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन भाटी जी, जो कार्यकर्ता लगातार निष्ठावान रहे हैं पार्टी के लिए और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, क्या उनमें से कोई इतना काबिलियत रखने वाला उम्मीदवार नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास कि सिर्फ 5 दिन पहले कोई दूसरी पार्टी से एक जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और उसको चुनाव में टिकट देकर उतार दिया जाता है उम्मीदवार के तौर पर? साहिल जी, देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। हमें किसी को कोई पैराशूट से लाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, कोई भी कार्यकर्ता जब आता है, पार्टी ज्वाइन करता है, वो और पुराने कार्यकर्ता जिनको हम कहते हैं, वो सबके बीच एक पैरामीटर होता है जो, क्योंकि चुनाव का कोई एक समीकरण नहीं है, उसमें बहुत सारे समीकरण है। वहां का क्षेत्रीय समीकरण हो सकता है, आबादी का समीकरण हो सकता है। वो सारे समीकरण को देखने के बाद हमारे गोविंद कांडा हमारे एलनाबाद चुनाव के लिए सबसे सक्षम उम्मीदवार हमारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर हम इस सीट को जीतेंगे। जीतने के पीछे बहुत सारे हमारे ठोस काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में और इन 2 सालों में
जेजेपी के गठबंधन के साथ जो किए हैं माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वो हमारे सामने है। आज पूरा हरियाणा का, चाहे तो युवा हो, चाहे किसान हो, और चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई फैक्ट्री चलाने वाला है, वो सब इस बात को महसूस करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो वर्षों पुरानी जो लूट खसोट की परंपरा थी वो आज खत्म हो गई। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक आधार है। जो जमीनी स्तर की जो योजनाएं, जो परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शुरू किए हैं, उनका आज रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, जिसका परिणाम है पूरे देश में, चाहे तो स्वच्छता अभियान हो, चाहे दूसरा कोई भी एक जो प्रोग्राम केंद्र सरकार का चलाया गया है, उसमें हरियाणा या तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय की श्रेणी में हरियाणा स्टैंड करता है। हरियाणा का कहीं ना कहीं मेरिट में स्टैंड करता है। इसका अर्थ यह है कि जो योजनाएं हरियाणा सरकार में चलाई गई हैं, उनका लोगों तक फायदा मिल रहा है। और जमीनी स्तर पर भी सर्वे कर लीजिए, आज लोग संतुष्टि का भाव, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार से लोग संतुष्ट हैं। और यही हमारा एलनाबाद में जो चुनाव का मेन मुद्दा रहेगा। हमारा जो काम है, जो 5 साल पिछले और ये 2 साल में जो काम किए हैं, वो हमारा मुख्य मुद्दा है। चलिए ठीक है भाटी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी प्रत्याशियों की, लेकिन फिर भी एक जो बाहर दूसरी पार्टी से एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, उसे यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। सुरेश रौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने भी जो पूर्व बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं पवन बेनीवाल, उनको आखिर क्यों टिकट दिया। जिस तरीके से एलनाबाद में उपचुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरेश रौर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी पवन बेनीवाल पर भरोसा जताया गया है, उन्हें इस बार पार्टी ने टिकट दे दिया है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में बार बार कांग्रेस को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे रहे हैं या कई कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और वहां पर इस तरीके का बयानबाजी निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस के अंदर उन्हें ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया गया या फिर उनको वो तवज्जो नहीं दी गई जो उन्हें दी जानी चाहिए थी। और अब ऐसे में पूर्व बीजेपी प्रत्याशी को टिकट दे देना क्या पार्टी के अंदर इस फूट को और ज्यादा नहीं बढ़ाएगा? सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुरेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। संदीप गोयत जी जो कि आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। संदीप जी, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें, दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, तो आने वाले उपचुनाव में आईएनएलडी के लिए क्या ये मुश्किल खड़ी हो पाएगी इन प्रत्याशियों के चलते? साहिल जी, अगर प्रत्याशियों की व्यक्तिगत बात करें तो प्रत्याशी वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने एलनाबाद हल्के के लिए किसी भी सामाजिक कार्य में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में लोगों की मदद के लिए कभी भी आगे नहीं आए। और बात करें किन किन पार्टियों से इनको पैरासूट कैंडिडेट बनाया गया है, तो गोविंद कांडा के भाई ये हलोपा नाम की पार्टी बनाई हुई है, इनके भाई भी उनसे विधायक है सिरसा से। तो ये 3 दिन पहले तो हलोपा के उम्मीदवार थे, जिनके भाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेना पसंद नहीं किया, उनको मंत्री बनाना पसंद नहीं किया। उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे वो तो साफ मना करते थे, गोविंद कांडा का समर्थन हम नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज क्या नौबत आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को एलनाबाद के अंदर कोई भी समर्पित कार्यकर्ता दिखाई न देकर उसी गोपाल कांडा के भाई को टिकट दी है, जिस गोपाल कांडा को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनसे परहेज करता था, उनका समर्थन लेने से आपके टीवी चैनलों के ऊपर बार बार मना कर रहा था। बात आई कांग्रेस पार्टी की, तो आप कांग्रेस पार्टी का भी एक इतिहास देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारा है।
इन्होंने भी भाजपा से चुराया हुआ प्रत्याशी ले लिया कि भी हम आप हमें आपका प्रत्याशी दे दीजिए, आप गोपाल कांडा से प्रत्याशी ले लीजिए। ये तो आपस में सब मिले हुए हैं, इधर उधर का खेल खेल रहे हैं। जनता की चुनी, जनता का पसंदीदा उम्मीदवार इनका दोनों पार्टियों का कोई भी नहीं है जिसने जनता के लिए काम किया हो, किसानों के लिए काम किया हो, अन्य मुद्दों के लिए काम किया हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साहिल जी, मैं एक बात रखूंगा कि हमारा तो इन जो विरोधी पार्टियां हैं, अगर इन सबको भी मिला ले तो हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम इनसे बहुत भारी मतों से जीतेंगे। इन सभी पार्टियों का जोड़ एक तरफ है और अभय सिंह चौटाला जी के वोटों का जोड़ अकेला एक तरफ है। जी, सुरेश रॉड जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी से जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं, उनका हर बार ये कहना होता है कि पार्टी के अंदर उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, यानी कि उनकी उपेक्षा की जा रही थी। अब इस तरीके से पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ पर मैदान में उतार देना, उसे टिकट दे देना, क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में इससे एक गलत संदेश यहाँ पर नहीं जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को लोकतांत्रिक होने का किया। किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में स्क्रीनिंग का मैं भी होती है, बाकायदा कार्यकर्ता की राय से ही फैसले लिए जाते हैं। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी शायद अस्तित्व में भी नहीं होगी, या 2-4 सीटें आपकी होंगी, या ओम प्रकाश सुदामा की बैसाखी बन के सब सत्ता का सुख भोगते होंगे। तो ये परिवार जो है ये जमीनी कैंडिडेट है हमारे, और ये सारे कांग्रेस की विचारधारा के परिवार हैं। और आप एक बात मान के चलिए कि जब कोई उम्मीदवार की बात छोड़ दीजिएगा, जब कोई कार्यकर्ता तो पार्टी ज्वाइन करते तो नेचुरली पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर नहीं करता है। रही बात अच्छे और बुरे की, बीजेपी के पास कैंडिडेट की इमेज क्या है, वो उसी गोपाल कांडा का भाई है जिसके बारे में चिल्ला के, जैसे एक हाशमी के मरने से चिल्लाती थी स्मृति ईरानी, इसी तरीके से इधर हरियाणा में कांडा के बारे में चिल्लाते थे। आज वो गंगा जल से धुल गया है उसका परिवार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक इनामों के साथी भी कह रहा था कांग्रेस और भाजपा आपस में बाहर के प्रत्याशी लाके मिले हुए हैं। बीजेपी ने ना यहाँ पर चुनाव में कुछ करना, ना इनको कोई उम्मीद। बीजेपी तो एक तमाशा देख रही है कि गोपाल कांडा भी इन्हीं का है और अजय चौटाला भी इन्हीं का है। अजय चौटाला ने मुख्यमंत्री को 40 सीट की जगह 47 सीट पे चीफ मिनिस्टर बनने की सुविधा प्रदान करते हुए रिजाइन दे दिया था। तो चौटाला या फिर कांडा, दोनों में इनमें से एक को निपटाना इनका काम है। बीजेपी मुख्य धारा में नहीं है, ना वो चुनाव में जीतने की कोई मनसा पाले हुए है। ठीक है सुरेश जी, उन्होंने तो ये एक गिरोह है ये, इसमें अकाली दल भी शामिल है, आईएनएलडी भी शामिल है, जेपीपी भी शामिल है। और ये नरेंद्र मोदी की नीति रही है। इन छोटी मोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को सहायता करना चाहता है नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो खुद चाहता है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही ध्रुवीकरण हो। इनको निपटाने के लिए उन्होंने कांडे को मैदान में उतार दिया कि कांडा जाना यह जाना, जो बीजेपी में लगा तो कोई टेंट ही नहीं लग रहा किसी गाँव में। ठीक है, और जो हमारा कैंडिडेट है वो कार्यकर्ताओं के बीच से है, कार्यकर्ताओं की राय से है, जमीनी है, और हम पड़ोसा की तरह। ठीक है सुरेश जी, ठीक है, ठीक है। संदीप जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी। को शायद जो प्रत्याशी कांग्रेस के भाई को शायद जो प्रत्याशी जिनका परिवार चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ सालों साल जुड़ा रहा, आज उसको ये कांग्रेसी विचारधारा का प्रत्याशी मानते। ये कौन सी उधेड़ बुन में, ये कौन सी एक बहम में है ये लोग। और बात आती मिली भगत की, इनसे ये पूछे इनके भूपेंद्र हुड्डा के क्षेत्र में क्या प्रधानमंत्री रैली करके आए थे नरेंद्र मोदी जी, जबकि पिछले चुनाव में अभय सिंह चौटाला जी को हराने के लिए मल्लेका गांव में केवल मात्र एक विधानसभा क्षेत्र में जहां मल्लेका में प्रधानमंत्री जी अभय चौटाला जी को हराने के लिए आए थे। मिली भगत तो ये लोग करते जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बनाते हैं, शाही कांड करके सुभाष चंद्रा को सांसद बनाते हैं। मिली भगत तो इनकी भाजपा के साथ है। ठीक है भाटी जी, जल्दी से फाइनल कमेंट, 10 सेकंड जल्दी। पहले तो मैं अपने जो हमारे इनेलो के साथी हैं उनको बताना चाहूंगा और उनको याद दिलाना चाहूंगा। अभय चौटाला जी ने जो एक, अगर इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में भी रख दिया जाए तो बुरा नहीं है, हरियाणा प्रदेश की जो संसाधन है उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है। कैसे? जब आप विधायक थे तो आपने क्यों इस्तीफा दिया?
आपने इस्तीफा ये कह करके दिया। अगर ये कहते हैं कि किसान कानून भाटी जी सुनिए, समय कम है, बहुत समय कम है। एलनाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों से कितना फायदा होगा, सीधा सवाल जल्दी से। चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा के संसाधनों को दुरुपयोग करने का, हरियाणा के संसाधनों को बर्बाद करने का वो इनके ऊपर लगा हुआ है। बात अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास एकजुटता नहीं है, कोई लीडर इनका कुछ कह रहा है, ये इसलिए ये कहीं स्टैंड नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का उम्मीदवार गोविंद कांडा यहाँ से जीतेंगे, काम के आधार पर जीतेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पैराशूट कैंडिडेट्स को इस बार मैदान में उतारा है। अब आने वाले समय में जनता इनका कितना साथ देती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।